नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर पार्ट 3 सार्वजनिक व्यय भाग 3 में आज हम जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे उसमें सबसे पहले पिकोक वाइजमैन हाइपोथेसिस, पिकोक वाइजमैन अवधारणा को समझेंगे और दूसरा आज हम इसमें समझेंगे सैमुएल्सन थ्योरी। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पिकोक वाइजमैन अवधारणा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की यह परिकल्पना 1890 और 1995 की अवधि में ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक व्यय के अध्ययन पर पिकोक एवं वाइजमैन द्वारा दी गई थी। पिकोक वाइजमैन ने युद्ध, आर्थिक मंदी जैसी संकटकालीन अवस्था की भूमिका पर विचार किया जो लोक व्यय में वृद्धि करने में सहायक होती है। उनकी मान्यता यह है कि लोक व्यय में इसलिए वृद्धि होती है क्योंकि सरकार की आय में वृद्धि होती है। सामान्य समय में लोक व्यय का आकार सीमित होगा क्योंकि आम लोग अधिक कर के भुगतान के लिए तैयार नहीं होंगे, अतः कर का स्तर नीचा ही होता है। लेकिन युद्ध जैसे किसी बड़े संकट में लोगों के कर के भार को सहन करने का स्तर ऊंचा हो जाता है, अर्थात लोग अधिक कर देने को भी तैयार हो जाते हैं। युद्ध के समाप्त हो जाने पर कर पुराने स्तर पर वापस नहीं लौट पाता क्योंकि कुछ नए कर लगे ही रह जाते हैं। इससे सरकार की आय तथा व्यय में स्थायी वृद्धि हो जाती है। इसे लेखक ने विस्थापन प्रभाव की संज्ञा दी है। इस प्रभाव के कारण लोक व्यय में स्थिर वृद्धि नहीं होती बल्कि अनियमित रूप से छलांग लगाते हुए जैसे मकान की सीढ़ी उस प्रकार से होती है, जैसा कि इस डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। विकासशील देशों में पिकोक वाइजमैन अवधारणा के सदृश ही प्लीज प्रभाव है। इन देशों में लोक व्यय, विशेषकर उपभोग संबंधी लोक व्यय में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि ऐसे व्यय के लिए साधन उपलब्ध है और कर राजस्व में वृद्धि होने पर सार्वजनिक बचत में वृद्धि होने के स्थान पर सरकारी उपभोग व्यय में अधिक वृद्धि होती है। पिकोक वाइजमैन अवधारणा का अनुमोदन मस्ग्रेव दंपति ने भी किया है। उनके शब्दों में युद्ध जैसे राष्ट्रीय संकटों के समय में लोक व्यय में अस्थायी किंतु बाहरी वृद्धि की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। इसके लिए मतदाता पुराने कर दहली को पार करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तथा कर के स्तर में ऐसी वृद्धि को स्वीकार कर लिया जाता है जिसका पहले विरोध किया जाता था। लोक व्यय में वृद्धि के कारणों की व्याख्या के सिलसिले में आपातकाल की भूमिका के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं और आपातकालीन संकट का युद्ध सबसे अच्छा उदाहरण है। मस्ग्रेव ने अपनी पुस्तक फिस्कल सिस्टम में इस बात की विस्तार से जांच करने की कोशिश की है कि युद्ध काल में लोक व्यय की जिद्दी प्रवृत्ति से काफ़ी बढ़ जाने के पश्चात युद्धोत्तर काल में इसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी। इसको इस डायग्राम के माध्यम से देखा जा सकता है। इस डायग्राम हम देख रहे हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि युद्ध के कारण प्रतिरक्षा व्यय में हठात वृद्धि हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि शांतिकालीन लोक व्यय की प्रवृत्ति ए बिंदु पर बदल जाती है और बी बिंदु से नई दिशा की ओर बढ़ जाती है। यहाँ पर ये इस प्रकार से बढ़ जाती है जो लोक व्यय के स्तर में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। युद्धोत्तर काल में लोक व्यय की दिशा क्या होगी, इस संबंध में 3 संभावनाओं को देखा जा सकता है। युद्धोत्तर काल में लोक व्यय डी बिंदु पर आकर पुरानी राह DE को प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति विस्थापन प्रभाव की उपस्थिति में होगी। विस्थापन प्रभाव की उपस्थिति में लोक व्यय युद्धकालीन राह पर ही युद्धोत्तर काल में CF के अनुसार बढ़ सकता है, ऊपर CF के अनुसार बढ़ सकता है। विस्थापन प्रभाव की स्थिति में यह भी संभव है कि युद्धोत्तर काल में लोक व्यय की प्रवृत्ति C, G और H के अनुसार बढ़ने की हो। पिकोक वाइजमैन अवधारणा इसी संभावना को व्यक्त करती है जिसमें ये बताया जाता है कि युद्ध काल में लगाए गए नए करों में से कुछ कर युद्ध की समाप्ति के बाद में भी रह जाते हैं। फलतः युद्धोत्तर काल में लोक व्यय
में स्थायी वृद्धि हो जाती है और युद्धकाल की तुलना में कम होती है। पिकॉक वाइजमैन अवधारणा के अनुसार किसी बड़ी गड़बड़ी के नहीं होने पर लोक व्यय में वृद्धि स्थिर गति से होती है। 1960 के दशक के अंतिम चरण में पश्चिमी देशों में लोक व्यय में विस्फोटक वृद्धि हुई और इस वृद्धि की व्याख्या किसी संकट या आपात स्थिति के रूप में नहीं हो सकती। ये कहना अधिक उचित होगा कि पिकॉक वाइजमैन अवधारणा केवल संकेत करती है, किसी प्रकार की ठोस व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती। इस प्रकार हमने वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस को समझा। अब हम सैमुएल्सन थ्योरी को समझते हैं। सैमुएल्सन का सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत इटालियन ऑस्ट्रेलियन लेखकों की ओर ले जाता है, लाभ दृष्टिकोण के पुनर्जागरण के लिए जिम्मेवार है। इन लेखकों का मुख्य संबंध कुशल संसाधन आवंटन को प्रस्तुत करना था। सार्वजनिक वस्तुओं को सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है, इन्हें निजी उद्यमियों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। निजी वस्तुएं बाजार में व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता से प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जाती है। सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में नहीं दिया जाता, इसलिए इस पर बाजार सिद्धांत सार्वजनिक वस्तुओं पर कैसे लागू हो सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि प्रजातांत्रिक समाज में सार्वजनिक वस्तुओं तथा अन्य क्रियाओं की सरकारी सुविधाओं की अनुकूलतम औचित्य की स्थिति उन वस्तुओं और क्रियाओं के लिए समाज के सदस्यों की इच्छा है, न कि इसका अधिकार पूर्वक निर्धारित इस प्रकार के कार्य वांछनीय है। हालांकि सरकार सार्वजनिक वस्तुओं के लिए व्यक्तियों की प्राथमिकताओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि इस प्रकार की प्राथमिकताएं सरकारी कार्यों का अंतिम स्रोत का कारण बनती है। इस अनुमान के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि सार्वजनिक वस्तुओं के वित्त के अनुकूलतम आवंटन के निर्धारण में मार्केट नियम किस प्रकार से लागू हो सकते हैं। यहाँ हम इसको देख रहे हैं, चित्र डायग्राम से हम इसको देखेंगे। डायग्राम दिखाता है कि एक दिए हुए आय वितरण पर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर ए और बी दो व्यक्तियों के लिए निजी और सामाजिक वस्तुओं के लिए क्या क्या मांग होगी, ये बताया गया है। चित्र का बायां भाग निजी वस्तु एक्स के लिए ओ ए और ओ बी के मांग वक्र के रूप में दिखाता है। इस प्रकार से दिखाता है। यहाँ पर डी ए प्लस बी वस्तु एक्स के लिए बाजार मांग है और जो कि डी ए और डी बी के जोड़ने से प्राप्त हुआ है। एस वस्तु एक्स का पूर्ति वक्र है। ए और बी दोनों के लिए एक्स का जो मूल्य है वह ओ सी है और यहाँ पर जो बाजार मांग डी ए प्लस बी का बाजार पूर्ति एस को ई बिंदु पर मिलने से प्राप्त हुआ है। ए और बी दोनों द्वारा खरीदी गई मात्रा ओ एच है। ए ने ओ एफ मात्रा और बी ने ओ जी मात्रा की खरीद की और इस प्रकार ओ एफ प्लस ओ जी इक्वल टू ओ एच हुआ है। चित्र का दायां भाग बताता है कि डी ए चित्र का दायां भाग बताता है कि डी ए और डी बी ए और बी के मांग तालिका है। डी ए प्लस बी जो कि डी ए और डी बी को जोड़ने से प्राप्त हुआ है। सामाजिक वस्तु जी की बाजार मांग है, क्योंकि जी वस्तु का उपभोग सभी करदाताओं का लंबवत योग आवश्यक है। जी की पूर्ति तालिका ऐसे जी की मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु ई पर है। ए और बी दोनों के द्वारा वस्तु जी का उपभोग ओ एन माना है। दोनों का संयुक्त मूल्य ओ के है, जिसमें ओ एम मूल्य ए के द्वारा और ओ एल मूल्य बी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ओ के इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एल है। नेक्स्ट हम देखते हैं साधनों का कुशलतम प्रयोग।
एवं उत्पादन की आदर्श स्थिति तब आती है जब निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी होती है। निजी और सामाजिक वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के मध्य निर्भरता पर विचार करते हुए हम आय के वितरण को दिया हुआ मानकर चलते हैं। पहले हम निजी वस्तुओं के लिए पर्यटकों के कुशलता के नियम का परीक्षण करेंगे। इसमें ए और बी 2 उपभोक्ता है, एक्स तथा वाई 2 निजी वस्तुएं हैं। उपलब्ध तकनीक से वाई की अधिकतम संभाव्य मात्रा का एक्स की दी हुई मात्रा से उत्पादन हो सकता है। इसे अनुकूलतम उत्पादन के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता ए और बी के लिए एक्स और वाई उत्पादन के उपभोग की सीमांत प्रतिस्थापन दर समान होगी। इसे अनुकूलतम विनिमय के रूप में जाना जाता है। उपभोग में एक्स और वाई की सीमांत प्रतिस्थापन दर में एक्स और वाई के सीमांत रूपांतरण के समान होनी चाहिए। इसको एक डायग्राम से देखा जा सकता है। ए और बी 2 उपभोक्ताओं के मध्य जेड के अनुकूलतम आवंटन का निर्णय लिया है। वाई के OF को ए और बी के मध्य OF1 और F1 F के अनुपात में बांटा गया है, जबकि एक्स का OE1 और EIG के अनुपात में। फिर एक समस्या का हल नहीं निकलता। उत्पादन संभावना वक्र C और D पर सभी बिंदु समान रूप से प्राथमिकता वाले बिंदु हैं। संदर्भित कल्याण के मद में Z का चुनाव करने के लिए A के लिए IA1 उपयोगिता स्तर है और B के लिए IB2 और Z बिंदु का चुनाव करना है अथवा नहीं। पेरेटो के अनुकूलतम नियमों में इसका उत्तर नहीं दिया गया है। वास्तव में यह वितरण निर्णय का मामला है। इस प्रकार आज हमने वाइजमैन पिकोक हाइपोथेसिस और सैमुएल्सन थ्योरी को समझा। धन्यवाद।